और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम फिर अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और इसी के अंदर आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हम ये 5 रेसिस्टर्स लेते हैं, इफ वी टुक 5 रेसिस्टर्स, लेट अस दे आर नेम्ड एज P, Q, R and S, and a 5th resistor is G. These 5 resistors are connected in such a way as you see in the figure. There are 2 paths ABC and another path is ADC, and across these path another resistor, that is G, is connected across. तो इस तरीके से जो रेसिस्टर्स की ग्रुपिंग होती है, जहां पर ये 5 रेसिस्टर्स होते हैं और इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह की ग्रुपिंग को या इस तरह के सर्किट को वी कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें हमें जो करना है वो ये देखना है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या चीज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में, जैसे कि ये, अगर ये कंडीशन हो जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, यानी जो इसके 2 आर्म्स हैं ABC और ADC, ऊपर के आर्म्स में 2 रेसिस्टर लगा है, नीचे के आर्म्स में भी 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं। तो ऊपर जो भी 2 रेसिस्टर्स है, अगर उन दोनों रेसिस्टर्स का रेशियो वही है जो नीचे के आर्म में जो 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं, अगर उनका रेशियो वही है जो ऊपर वाले आर्म के 2 रेसिस्टर्स का है, यानी कि ये P/Q = R/S, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन आर्म्स के अक्रॉस जो 5th रेसिस्टर लगा है, दैट इज G, वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, यानी उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यदि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q = R/S, P/Q = R/S, तो इस कंडीशन में क्योंकि B और D में करंट 0 है, कोई करंट यहां फ्लो नहीं कर रहा, दिस कंक्लूड दैट B and D lies at the same potential। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हम इस तरीके से स्टेट भी कर सकते हैं कि अगर P/Q और R/S इक्वल होगा तो उनके अक्रॉस जो रेसिस्टर लगा है उसमें कोई करंट नहीं होगा। दिस मीन्स उसके दोनों एंड, दैट इज B and D, सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को। तो ये मैंने एक व्हीटस्टोन लिया वही, और इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे हमने सीखा था कि X करंट आ रहा है, इट विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, Y एंड इसमें गया X - Y, फिर यहां पर डिवाइड कर दिया इसको, इधर Z चला गया, इधर चला गया, फिर Y - Z, इधर से Z आ रहा है, इधर से X - Y आ रहा है, तो ऐड होकर के दिस विल बी X - Y + Z। अब C जंक्शन की तरफ यहां से Y - Z है और यहां से X - Y + Z है, दे विल कंबाइन एंड अगेन दे बिकम्स X। तो इस तरीके से हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमने क्या करना है, इसमें इस प्रिंसिपल को प्रूव करना है। इसका मतलब यह है
कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम करंट को, जो इसमें जेड करंट हमने दिखा रखा है जी में, इसको जीरो ले करके और रेशियो को इक्वल प्रूफ कर दें। या हम दूसरे तरीके से ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हम रेशियो को इक्वल लेकर के करंट को जीरो प्रूफ कर दें। तो यहां पर हमने करंट को जीरो लेकर के रेशियो को इक्वल प्रूफ किया है। तो सबसे पहले उसके लिए हमने क्या करा, ये लूप ले लिया ए बी डी और किरचॉफ्स का लूप लॉ लगा दिया। तो ए बी डी में अगर हम लेते हैं तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ए से बी वेद अलोंग द करंट नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा y इंटू पी। इसमें भी करंट के अलोंग होगा, माइनस में होगा ड्रॉप z इंटू जी। और इसमें करंट को एनकाउंटर करेगा यानी अपोजिट होगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा x माइनस वाई इंटू आर इक्वल टू जीरो। अभी मैंने आपको बताया कि हमने z को जीरो लेकर के रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो z को हमने जीरो ले लिया और इस इक्वेशन में z की जगह जीरो कर दिया, तो ये बच जाएगा हमारा और ये बच जाएगा हमारा, जो कि मैंने इसको यहां लिख दिया है। उसके बाद हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इंटू पी इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने लूप लॉ बी सी डी बी में लगा दिया सेम तरीके से। तो करंट के अलोंग ड्रॉप है तो नेगेटिव होगा, ये ले लिया। करंट के अपोजिट ड्रॉप है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ले लिया। इसमें भी करंट के अपोजिट ड्रॉप होगा तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, इक्वल्स टू जीरो। फिर वही जेड को हमने जीरो ले लिया है, कंसीडर कर लिया, तो ये जीरो हो जाएगा, यहां पर ये जीरो हो जाएगा, तो यहां क्या बच गया फिर माइनस वाई इंटू क्यू, और यहां हमारा जीरो हो गया, तो ये रह गया हमारा खाली एक्स माइनस वाई इंटू एस। फिर उसको उधर ट्रांसफर कर दिए और इक्वेशन सेकंड ले लिया इसको। और उसके बाद अगर आप, सिंपल सा चीज है कि अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद y कैंसिल हो जाएगा, यहां x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फिर पी वाई क्यू इक्वल टू आर वाई एस रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने करंट को यहां पर जीरो लेकर के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, देखो होता क्या है कि हमने रेशियो को इक्वल लेकर के करंट जीरो दिखा सकते हैं या करंट को जीरो लेकर के रेशियो इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर किया। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के एक टर्म्स होता है उसमें, जिसको हम कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये चीज होता क्या है, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए ऐसा है कि जब हम ये इन रेसिस्टर्स को लेते होंगे या डिजाइन करते होंगे हम इन रेसिस्टर्स को, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता होगा, और एज यू नो विथ चेंज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स चेंजेस। कम चेंज होता है, रेसिस्टर्स जो बने होते हैं एलॉयज के बने होते हैं, तो इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है या टेम्परेचर है, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन एट विच दीज रेसिस्टर आर डिजाइंड और कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब यह हो गया कि इनके जो रेसिस्टेंसेज होंगे, जो उस पर मार्क्ड होंगे, वो थोड़े से अलग होंगे और एक्चुअल में अलग होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हम समझ रहे हैं वो है ही नहीं, उससे थोड़ा बहुत चेंज हो रखा है, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे, ये भी ऐसी है। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि रेशियो इक्वल है, क्योंकि हमने मार्किंग के हिसाब से लिया, और फिर भी हमें दिख रहा है करंट इसमें जीरो नहीं है, फिर भी करंट इसमें जीरो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो इक्वल है ही नहीं। इक्वल के आसपास तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके रेसिस्टेंसेज में स्लाइटली चेंज हो चुका है। तो कुछ ना कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करता होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी इस चीज को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा रेसिस्टर सेलेक्ट करना चाहिए जो सारे के सारे इक्वल हो।
अगर पी क्यू आर एस सारे इक्वल होगा तो भी रेशियो इक्वल होगा, और उस कंडीशन में अगर चेंज होगा तो सारे रेसिस्टर्स में जो रेसिस्टेंस चेंज होगा वो सेम अमाउंट में होगा, तो चेंज होकर के भी रेशियो वही रहेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। तो व्हेन इज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव? व्हेन द रेसिस्टेंसेज इन द फोर आर्म्स आर इक्वल। तो ये कभी कभार 1 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मोस्ट सेंसिटिव स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सिंपल सा आपको लिखना है व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेसिस्टेंसेज इन द फोर आर्म्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब उसके बाद अच्छा एक चीज और, जब नेक्स्ट सेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, और मीटर ब्रिज इसी का एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, और मीटर ब्रिज आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल में भी उसे आप करोगे। तो उसमें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो टीचर्स आपको बता देंगे कि हमें इस तरीके से रेसिस्टर सेलेक्ट करना है कि नल पॉइंट हमारा मिडिल ऑफ द वायर आए। तो मिडिल ऑफ द वायर इसलिए हम चाहते हैं जिससे सारी रेसिस्टेंसेस इक्वल हो जाए और एग्जैक्ट हमारा नल पॉइंट आ जाए, फिर एग्जैक्ट तभी आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट डायग्राम्स दिए रहते हैं तो कॉमनली ये सर्किट डायग्राम इन 3 तरह के होंगे। वो हमें कभी कभार बहुत सारे रेसिस्टर्स में व्हीटस्टोन ब्रिज बना होता है, तो हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है क्या यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो कॉमनली मैंने ये देखा है कि जो कॉमन सर्किट्स होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, या तो आपको ऐसा मिलेगा फर्स्ट, या कभी कभार ऐसा मिलेगा, या ऐसा मिलेगा, या ऐसा हो सकता है। तो ये 4 कॉमनली जो बुक्स में या आपके पेपर्स में जहां भी जो डायग्राम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का वो कॉमनली इन तरह का होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये बना दिया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल्स आएगा तो हम इनमें से हो सकता है कि ज्यादातर सर्किट ऐसे ही हों। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस्ड स्टेट है व्हीटस्टोन ब्रिज का तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा, और जब करंट नहीं आ रहा है, भाई यहां से करंट गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इसमें तो आया नहीं, तो फिर ये रेसिस्टेंस क्यों लगा रखा है। तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड स्टेट में देखते हैं तो कभी भी अगर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बीच वाले रेसिस्टर को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो इनइफेक्टिव है, उसका कोई भी यूज वहां नहीं है, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं आ रहा। तो है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा उसका, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो जब भी बैलेंस्ड स्टेट होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का तो बीच वाले रेसिस्टर्स को हम हटा देंगे, और उसके बाद फिर हम जो भी हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है या करंट निकालना है सर्किट में किरचॉफ लॉ का यूज करके, तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहां होगा तो इसको हटा देंगे, अगर बैलेंस्ड है तो इस वाले को ऐसे हटा देंगे, इस वाले को ऐसे हटा देंगे। तो इस तरीके से बैलेंस स्टेट होगा तो ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो आज के लिए हम जो आज की क्लास है इसमें इतना ही हम रखते हैं कि हमने आज व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट सेक्शन में हम, नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज, एक डिवाइस है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 2 डिवाइस करना है, एक तो मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियो मीटर। तो उस मीटर ब्रिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास फिर हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू।